जानकारी, 28 विधायक आज आपको नजर आने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में, जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। 18 विधायक ऐसे जो कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ आपको नजर आएंगे और 10 विधायक ऐसे जो राज्य मंत्री के तौर पर आपको नजर आने वाले। इससे पहले भी यही कवायद आपने देखी है मध्य प्रदेश में, कुछ ऐसे विधायक जिन्हें कैबिनेट में जगह दी जाती है, कुछ ऐसे जो कि राज्य मंत्री के तौर पर पहचान रखते हैं। इस बार भी यही सिलसिला, 28 विधायक ऐसे होंगे जो शपथ ग्रहण समारोह में आपको मंत्री बनते हुए नजर आने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि अभी भी औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है कौन वो व्यक्ति होगा जो मंत्री पद पर आपको नजर आने वाला है। यह अभी भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। हालांकि राज्यपाल से जरूर मुलाकात करने पहुंचे हैं डॉक्टर मोहन यादव। ये माना जा रहा है कि लिस्ट जो है सौंपी है शायद उन्होंने। हो सकता है कि इसके बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता जरूर इसका जिक्र करता हुआ नजर आए, लेकिन मुख्यमंत्री से जब पूछा गया वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। साफ तौर पर कहा कि शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार आपको करना होगा। कुल मिलाकर जानकारी यही कि 28 विधायक आपको मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। 18 ऐसे विधायक जिन्हें मंत्रालय सौंपा जाएगा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा खासतौर पर, और 10 विधायक ऐसे जो कि राज्य मंत्री के तौर पर प्रदेश में काम करते हुए नजर आएंगे। कौन से समीकरण को साधा किया है ये भी देखने वाली बात, किस बड़े चेहरे को जगह मिलती है ये भी देखने वाली बात। सीधे आपको लिए चलेंगे सही प्रशांत कटारे के पास। प्रशांत, कोई खबरें, कोई भी संभावना इस बात की कि औपचारिक तौर पर कोई व्यक्ति कुछ कहे, या ये सिर्फ मान सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में जो नेता बन ठन कर पहुंच रहा है वही शपथ लेने वाला है? प्रशांत। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के साथ तो अमूमन कयासों का दौर ही चलता है, लेकिन अभी जो जिसका जिक्र आप कर रही थी, जो सूची आप पढ़ रही थी, जो 18 और 10, ये दरअसल इंटरनल सोर्सेज या विश्वास सूत्रों के जरिए बताया गया कि लगभग 28 लोगों की सूची सौंपी गई है, जिनमें से 18 कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं, 10 राज्य मंत्री, और इन 10 में से 2 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होंगे, यानी कि उन्हें बड़ा पोर्टफोलियो दिया जा सकता है स्वतंत्र प्रभार के तौर पर। 18 कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें जिक्र से पहले आप कर रहे थे कि बड़े चेहरों को कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है। कई जो चेहरे हैं, स्वाभाविक है प्रहलाद पटेल या कैलाश विजयवर्गीय अगर मंत्री बनते हैं तो उन्हें कोई बड़ा हैवी पोर्टफोलियो जरूर दिया जाएगा। ताकतवर के तौर पर, ताकतवर चेहरे के तौर पर वो जाने जाते हैं, अपने अपने क्षेत्र के बड़े नेता रहे हैं ऐसे में। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब एक बार में ही लगभग हम कहें कि बहुत 4-5 सीटें ही बकाया रहेंगी, जहां पर कुछ एडजस्टमेंट के लिए छोड़ा गया। लगभग पूरा मंत्रिमंडल, अगर 28 चेहरे शपथ लेते हैं तो लगभग कहें कि पूरी कैबिनेट भर जाएगी। 4-5 सीटें ही बची रहेंगी, वो भी लास्ट के लिए, इमरजेंसी के लिए बचा कर रखी जाएंगी एडजस्टमेंट के लिए। तो ऐसे अगर 28 चेहरे शपथ ले रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि एक एक जगह से हो सकता है कि 2 चेहरे भी आपको नजर आ जाएं। अलग अलग खेमों को साधने की कोशिश भी आपको इसमें पूरी नजर आ सकती है एक ही क्षेत्र से। उदाहरण के तौर पर अगर हम महाकौशल का जिक्र कर लें, वहां पर राकेश सिंह अगर मंत्री बनते हैं तो उनके साथ ही कुछ और चेहरे भी दूसरे नजर आ सकते हैं। संजय पाठक बहुत बड़े दावेदार थे, वो हो सकता है नजर आ जाएं। हो सकता है अजय विश्नोई बड़े दावेदार रहे हैं, वो आपको नजर आ जाएं। इसी तरह से दूसरी जगह से, इंदौर का अगर जिक्र कर लें, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो जीत कर आए हैं। ऐसे में वहां से भी आपको बड़े चेहरे नजर आ सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के साथ हो सकता है मालिनी गौड़ आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा ये तमाम कयासे हैं, हो सकता है इन नामों के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह हो। प्रशांत, एक और बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ से तो अलग हो चुका है ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। वहां पर मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया था, यहां पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या ये माने कि एक बड़े शौक के लिए तैयार रहे हम, या एक सरप्राइज के लिए तैयार रहे? जी, देखिए हिदायत दी गई है केंद्रीय आलाकमान की तरफ से, किसी को भी बहुत ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं है। हम लोगों ने सुबह से बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, ऐसे लोगों से जो मंत्री के दावेदार थे, कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। स्वाभाविक है कि अगर आप कुछ बोले, और आखिरी तक कई बार बीजेपी में तस्वीर बदलने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती, उसी नजरिए से ये कोई भी बोलने की हिमाकत नहीं कर रहा है। ऊपर से हिदायत है, न मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, न जो संभावित हैं वो कुछ बोल रहे हैं। दूसरी बात जिसका आपने जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ से तस्वीर अलग हो गई है, तो बीजेपी जानी जाती है वो किसी सेट पैटर्न पर नहीं चलती है, कभी एक फॉर्मूले पर नहीं चलती। आप तीनों राज्यों को उठा लेंगे, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो तीनों में अलग अलग समीकरण रहे, अलग अलग तरह से उन्होंने चुनाव किए और अलग अलग तरह से मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ। एक जगह पहली बार विधायक बने चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो काफी सीनियर नेता हैं जिन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा गया है। मध्य प्रदेश पर आएंगे तो बहुत सीनियर नहीं है, लेकिन संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्हें मौका दिया गया। तीसरी बार के विधायक बने हैं, दूसरी बार जब विधायक बने थे तो उन्हें हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई थी। तो सेट जो पैट सेटर्न है वो तो वहीं तोड़ दिया था बीजेपी ने, और
ये बिल्कुल एक लाइन आप समझिए कि एक फॉर्मूला कभी भी इस्तेमाल नहीं करती है, चाहे चुनाव लड़ने की बात हो, चेहरा चुनने की बात हो, मंत्री परिषद चुनने की बात हो। पहली बार ऐसा हुआ था मध्य प्रदेश में जब आचार संहिता लागू हुई नहीं थी और नाम घोषित कर दिए गए थे कि किसी मैदान में वो उतारने जा रहे हैं बहुत सारी सीटों पर। ये पहली बार बीजेपी में हुआ था। तो बहुत सारी चीजें आप देखेंगे बीजेपी में पहली बार होती हुई। हो सकता है आपको इस बार भी बहुत कुछ पहली बार होता हुआ नजर आए, बहुत सारे चेहरे पहली बार। एक संभावना इसकी भी बनती है क्या प्रशांत, कि अभी चलिए डिक्लेयर कर दिए जाए कोई नाम जो कैबिनेट में जगह पा रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि हो सकता है कि समीकरण पहले चुनाव के साथ लिए जाएं, कोई संभावना इसकी? जी जी बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। लोकसभा चुनाव के आगे और पीछे भी परिवर्तन संभव है। पहले भी हो सकता है कुछ परिवर्तन नजर आए, कुछ नए चेहरों को स्पेस दिया जाए, और लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों को संगठन में भेजा जाए जो बड़े संगठन करता है या जो बड़ी जिनकी कैपेसिटी है, उन्हें संगठन में भेज दिया जाए। फिर कुछ नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में, मंत्री परिषद में शामिल किया जाए। तो ये कोई नई बात नहीं है, केंद्रीय स्तर पर भी बीजेपी करती है, मध्य प्रदेश में भी करेगी। और जहां उसे लगता है कि इस व्यक्ति का, इस चेहरे का, अपने इस कार्यकर्ता का, नेता का, विधायक, सांसद का ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इस्तेमाल बीजेपी जरूर करती है और करती रहेगी। शिवराज सिंह चौहान का जिक्र हो रहा था कि भाई उन्हें संगठन में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर उन्हें संगठन में इस्तेमाल किया जाता है तो फिर उनके पसंद का एक दो चेहरे आपको इस मंत्री परिषद में नजर आ सकते हैं, मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। अगर उन्हें फिर एक आगे, अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे लोकसभा चुनाव के नजरिए से, और चूंकि आपने जिक्र किया वहां पर आप जाएंगे, तो एडजस्टमेंट बीजेपी जरूर करती है। उदाहरण के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को पिछली बार टिकट दिया गया था, वो विधायक थे, इस बार उन्हें टिकट दिया गया तो बेटे का टिकट कट गया। शिवराज सिंह चौहान को अगर लोकसभा में मैदान में उतारती है बीजेपी तो फिर दूसरी गुंजाइश उनकी खत्म हो जाएगी। अगर उनके बेटे को टिकट देती है तो शिवराज सिंह चौहान को फिर टिकट नहीं मिलेगा, संगठन में वो रहे। इस तरह के तमाम प्रयोग बीजेपी करती रही है, तमाम सभी नेताओं के साथ, कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही छोटा नेता हो। गौर करने वाली बात प्रशांत ये भी कि बहुत लंबा मंथन चला है, आसानी से फैसला नहीं लिया गया है, और लगता है कि बहुत गहन सोच विचार के बाद ही एक कैबिनेट को उतारा गया जो हो सकता है कि हर समीकरण पर खरा उतर सके। बिल्कुल बिल्कुल, हर समीकरण पर नजर रखी गई, बहुत गहन डिस्कस किया गया है। आपको याद होगा लगातार दौरे जब मुख्यमंत्री मोहन यादव के दिल्ली के हुए, एक एक दौरे में वो लगातार तमाम बड़े नेताओं से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर तमाम जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनसे मुलाकात हुई, स्पीकर से उनकी मुलाकात हुई, यहां तक कि वो राष्ट्रपति से भी मिलकर आए। लगातार मुलाकातें होती रहीं और आखिरी मुलाकात, यानी उससे पहले सूची पर मोहर लग चुकी थी जब जेपी नड्डा से वो मुलाकात करने गए, लेकिन चूंकि संगठन के सबसे बड़े नेता या सबसे बड़े पदाधिकारी जेपी नड्डा, तो आखिरी जो एक डेढ़ दिन था लोगों को मनाने का, उसके बाद फाइनली परमिशन लेकर मोहन यादव आए हैं और आज सूची सौंप दी गई। हम इस वक्त विंध्य कोठी में ही हैं, सीएम आवास के बाहर ही मौजूद हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में यहां से डॉक्टर मोहन यादव निकलेंगे और स्टेट हैंगर जाएंगे। यहां से उन्हें इंदौर जाना है। हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद अभी वो कोई प्रतिक्रिया दें, किसी नाम पर वो तस्वीर साफ करें कि भाई कौन होने जा रहे हैं, या किस खेमे से, या कोई बड़ा चेहरा जो सांसद से विधायक बने, क्या वो सारे लोग होंगे। हमारी कोशिश जरूर होगी उनसे सवाल करने की, लेकिन हालांकि अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट जवाब मुख्यमंत्री की ओर से नहीं दिया गया। जिनका जो नंबर्स का हम जिक्र कर रहे थे वो बेहद विश्वस्त सूत्रों के जरिए हम तक आए थे कि भाई 28 चेहरे मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इनमें 18 चूंकि कैबिनेट के होंगे तो 10 राज्य मंत्री होंगे, और इन्हीं 10 में 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी रहने वाले हैं। लेकिन ऋतु बड़ा महत्वपूर्ण है, अब ये जरूर देखना होगा कि अब आज अगर 28 चेहरे शपथ ले लेते हैं, इसके बाद 2-3 दिन के अंदर मंत्रियों के लिए, जो मंत्री बनेंगे उनके लिए विभागों का बंटवारा होगा। गठन के बाद एक सवाल जरूर विपक्ष की तरफ से प्रशांत होगा, जिसका अंदाजा आप और मैं दोनों ही लगा सकते हैं। ये जरूर कहेगा विपक्ष की बहुत ज्यादा समय लगा दिया और इसलिए शायद बहुत जल्दी काम करने की जरूरत होगी, बहुत जल्दी पोर्टफोलियो बांटने की जरूरत होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, विपक्ष का काम है प्रेशर बनाना और वो बनाएगा, और उसकी कोशिश भी रहेगी, बल्कि हम ये कहें कि उसका जिम्मा भी है विपक्ष के तौर पर कि वो भाई प्रेशर बनाए। जब मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं चुना गया था मध्य प्रदेश में, तब भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, लेकिन जब चेहरा चुना तो समझिए कि कैसे जवाब विपक्ष को दिया गया कि भाई हमें केवल मध्य प्रदेश की जंग नहीं जीतनी है। बीजेपी ने जो एक स्पष्ट एक लाइन दी कि हमें केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि हमें तो देश जीतना है, और मोहन यादव को चुनकर एक लिहाज से उत्तर प्रदेश और बिहार तक के लिए संकेत दे दिए गए थे कि भाई हमारे यहाँ केवल एक परिवार से यादव नहीं चुना जाता है, बल्कि
हमारे यहाँ छोटा कार्यकर्ता भी किसी भी जाति किसी भी समुदाय से हो सकता है और हम उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं, ये संकेत जरूर दिया गया था। अब अगर ठीक है, देरी जरूर हुई है, 12 दिन में लगभग नाम तय हुए हैं मंत्री परिषद के या मंत्रिमंडल के। विभाग में भी हो सकता है कि 2-4 दिन से ज्यादा लग जाए। अभी शुरुआत में कहा जा रहा है कि 2-3 दिन में विभाग वितरित कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी लड़ाई ये भी होगी कि भाई गृह मंत्रालय किसको दिया जा रहा है, जनसंपर्क मंत्रालय किसके पास रहेगा, ऐसे कई और मंत्रालय जो महत्वपूर्ण महकमे हैं, वित्त मंत्रालय किसके पास रहेगा। 2 मंत्रालय आपको याद होगा कि गोविंद राजपूत जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद खासम खास रहे, जब वो कांग्रेस में थे तब गोविंद राजपूत के पास राजस्व और परिवहन महकमा हुआ करता था। ये बड़े महत्वपूर्ण महकमे हैं और जब इसके बाद जब बीजेपी सरकार में शामिल हो गई, जो सिंधिया समर्थक थे, तब भी गोविंद राजपूत के पास परिवहन और राजस्व मंत्रालय था। अब ये देखना होगा कि भाई अगर गोविंद राजपूत को शामिल करते है बीजेपी इसमें, इस मंत्रिमंडल में, तो क्या ये दो महकमे फिर उन्हीं के पास चले जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इन 2 महकमों पर बड़ा खासा फोकस होता है। एक और जो तीसरा महकमा होता है, ये देखिए, अब मैं ऋतु बताना चाहूंगा, पायलट वाहन निकलता हुआ नजर आ रहा है मुख्यमंत्री का। संभव कुछ ही पलों में, अब कुछ ही सेकंड में यहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निकले स्टेट हैंगर के लिए। स्टेट हैंगर यहां से निकलेंगे विंध्य कोठी, चूंकि ये अभी जो आवास है मुख्यमंत्री मोहन यादव का, मंत्री के तौर पर इसी निवास में वो रहे हैं और अब मुख्यमंत्री के तौर पर जब तक कि नया आवास पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता तब तक इसी आवास में वो रहेंगे और कुछ ही पलों में यहां से वो निकलेंगे। आपको ये बता दें कि यहां से स्टेट हैंगर उन्हें जाना है, स्टेट हैंगर से वो इंदौर के लिए उड़ेंगे और फिर वहां एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं और उस कार्यक्रम को खत्म करके फिर दोपहर तक मुख्यमंत्री मोहन यादव वापस भोपाल लौट आएंगे। 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। जो मंत्री 28 नए विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तस्वीरें जरूर आपको तमाम हलचल है जो तस्वीरों के जरिए हम नजरें रहने वाली हैं दोपहर 3 बजे तक। लेकिन कुछ बयान जो इन दिनों प्रशांत लगातार चलते आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय का ही अगर जिक्र कर लें, वो कह रहे थे कि बहुत बड़े पद पर मैं हूं अभी कैबिनेट को लेकर जरूर उनका नाम सामने ना आए, लेकिन हो सकता है कि संगठन में बड़ी जिम्मेदारी लगातार निभाते हुए नजर आए। प्रशांत, शायद ये वही गाड़ियां जिसमें शायद डॉक्टर मोहन यादव सवार हैं। प्रशांत यादव स्टेट हैंगर के लिए यहां से रवाना हो गए हैं। ये काफिला मुख्यमंत्री मोहन यादव का यहां से निकल चुका है। यहां से स्टेट हैंगर से वो इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे और हालांकि यहां पर उन्होंने बात नहीं की है। कोशिश जरूर थी हमारी की बात करें, लेकिन बात नहीं की है। हाँ, ये जरूर है, इसके बाद मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे इंदौर से कार्यक्रम के और 3:30 बजे का वो वक्त है। अब ये जरूर है, अब देखना होगा कि वो 28 जिनका जिक्र आप जरूर कर रही थी ऋतु, 28 में कुछ चेहरे कौन होंगे, कैसे समीकरण बनेगा, कैसे मंत्रालय या कैसे महकमे डिवाइड किए जाएंगे, किसके पास क्या महकमा होता है। लेकिन बड़े जो चेहरे हैं, इतना जरूर बता दें, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, इन सभी को बड़े महकमे, बड़े पोर्टफोलियो जरूर दिए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय जिस पर नजर रहेगी, इसके अलावा वित्त मंत्रालय जिस पर नजर रहेगी, साथ ही राजस्व और परिवहन का भी जिक्र हो रहा था, उन पर नजर रहेगी कि आखिर ये जो विभाग हैं ये किसके पास जाते हैं। चूंकि कई बड़े चेहरे आपके इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं ऋतु। और कुछ नए चेहरों का भी जिक्र चूंकि प्रशांत आप भी लगातार कर रहे हैं, जब संभावित मंत्रियों की सूची जब न्यूज 18 की तरफ से जो जारी की गई है वो अगर देखी जाए तो इसमें कृष्णा गौर जैसे नाम भी शामिल है। बहुत लोकप्रिय अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सभी चेहरे। शायद कोशिश ये भी हो सकती है कि संभाग स्तर पर भी साध सकें, कैबिनेट में कुल मिलाकर ऐसा समीकरण पेश करने का प्रयास जिससे न सिर्फ चुनाव सधे बल्कि संभाग स्तर पर, अलग अलग जिलों के स्तर पर सभी को खुश रखा जा सके, हर वर्ग को साधा जा सके। प्रशांत, बिल्कुल हर वर्ग को साधा जा सके, ये जो लाइन आपने कही है, कोशिश यही है हर वर्ग को, और इसमें जाति का समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होगा, कास्ट इक्वेशन। हालांकि बीजेपी ओपनली जिक्र कभी नहीं करती, बोलती कभी नहीं कि वो कास्ट पर फोकस करती है। अगर आप किसी भी भाषण में, चाहे प्रधानमंत्री का भाषण सुने, आप मुख्यमंत्री का भाषण सुनेंगे या जो बड़े नेता हैं बीजेपी के उनका भाषण आप सुनेंगे तो उसमें जाति का जिक्र कहीं नहीं होगा। केवल बात होगी किसान की, गरीब की, महिलाओं की बात होगी, बेरोजगार बाकी लोगों की बात होगी। लेकिन जब आप उनकी मंत्रिमंडल को देखेंगे या उनके टिकट वितरण को देखेंगे तो उसमें कास्ट इक्वेशन आपको
जरूर नजर आएगा। ये बात कम करती है बीजेपी इस मसले पर, लेकिन काम ज्यादा करती है। कास्ट इक्वेशन की हल कहें कि शोर कम होता है, लेकिन उसके पीछे काम बहुत होता है। आपको 1-1.5 साल भी अगर पीछे ले जाएं तो आप देखेंगे कि एसटी वर्ग पर लगातार आयोजन मध्य प्रदेश में किए जा रहे थे। चूंकि एसटी वर्ग काफी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, बीजेपी वापस लाने की कोशिश कर रही थी और इस विधानसभा चुनाव में वो आपको देखने को भी मिला है। कहते हैं कि बीजेपी कई लंबे समय से, काफी पहले से अब किसी भी चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। वो तैयारी, लोकसभा चुनाव की तैयारी पिछले 2-3 साल से शुरू हो गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव की एसटी से जुड़े सम्मेलन हुए, एससी वर्ग से जुड़े सम्मेलन हुए, उनके लिए भी घोषणाएं की गई। महिलाओं के लिए भी आपने घोषणाएं सुनी और बहुत सारी जो घोषणाएं हैं या कहें कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो, राज्यों की हो, महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं पर लगातार फोकस रहा है बीजेपी का। महिलाओं का वोट भी बीजेपी को हमेशा मिलता रहा है। तो दूसरा जो कास्ट इक्वेशन का हम जिक्र कर रहे थे, वो आप इसमें जरूर देखेंगे। कुछ ऐसे चेहरों को आप देख पाएंगे जो हो सकता है संघ से भी जुड़े, हो सकता है वो संघ के साथ साथ एसटी वर्ग से आते हों, हो सकता है एससी वर्ग से आते हों। ऐसे समीकरण बैठाती है बीजेपी जो कास्ट इक्वेशन पर फिट बैठते हों। आखिर 2024 का चुनाव है, हालांकि मोदी चेहरा है, मोदी चेहरे के सामने तमाम जो कास्ट इक्वेशन है, जो विपक्ष बनाता है, कई बार फेल हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी किसी भी सूरत में कोई लूज बॉल विपक्ष को नहीं देना चाहती है। 2024 में मोदी के चेहरे के साथ साथ कास्ट इक्वेशन भी आपको नजर आएगा, क्षेत्रीय संतुलन भी आपको नजर आएगा। बड़े जो हम कहें क्षेत्रीय शत्रप हैं, उनकी भी यहां पर सुनी जाएगी। केवल उनको स्पेस नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके कुछ समर्थकों को भी यहां पर आप स्पेस मिलता हुआ जरूर देख पाएंगे। ऋतु चूंकि 28 से चूंकि अब बड़ा जंबो मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, तो उसमें आपको सारा संतुलन एक साथ जरूर नजर आएगा। मैं अगर थोड़ा सा जिक्र करूं, बुंदेलखंड का जिक्र करूं, तो बुंदेलखंड में दरअसल कुछ ऐसे चेहरे थे जो शिवराज सिंह के काफी करीबी थे। अब ये जरूर देखना होगा कि क्या वो उनमें से कोई नजर आता है इस मंत्रिमंडल में, नए मंत्रिमंडल में। गोविंद राजपूत जिनका जिक्र कर रहे थे, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद खासम खास थे, लेकिन कहा गया कि उनका नाम लगभग मंत्रिमंडल से हट गया है। लेकिन आखिर में क्या जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, ये जरूर अभी सस्पेंस बरकरार है। 28 लंबी सूची है। इसी तरह से 2-3 नाम और चले थे। एक शैलेंद्र जैन का नाम चला था, और शैलेंद्र जैन 4 बार के विधायक हैं, जैन कम्युनिटी से आते हैं। अगर कोई और दूसरे जैन कम्युनिटी से आने वाले व्यक्ति को चेहरे स्पेस नहीं मिलता, तो हो सकता है शैलेंद्र जैन को मौका मिल जाए। प्रदीप लारिया एससी कम्युनिटी से आते हैं, संघ से जुड़े रहे, बीजेपी के पुराने चेहरे हैं, उनको मौका अगर दिया जाता है ये तो तमाम ये बड़ी भी चीजें हैं जिन पर हलचल तो लगातार चली रही है। और इस हलचल को जरा एक तरफ रखकर जब प्रशांत सोचते हैं और भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, तो एक फैक्टर ऐसा इस पार्टी में जो उस पर तो 10 on 10 है। अनुशासन का जिक्र आप कर रहे हैं, बातचीत कोई नहीं कर रहा है। मीडिया से अगर कह दिया गया है कि बात नहीं करनी है, तो बिल्कुल कोई नेता कुछ नहीं कहेगा। दूसरी बड़ी बात यह भी कि तमाम दिग्गज जो अपने केंद्र के स्तर के पदों को छोड़कर आए, अगर कैबिनेट में स्पेस मिलती है, फिर भी शायद हो सकता है कि मीडिया के सामने दर्द ना झलके, उफ तक ना कहें। ये शायद अनुशासनात्मक जो संगठन का जो शक्ति वाला जो पॉइंट है, वो सबसे ज्यादा यहां पर असर दिखाता है। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, देखिए अब इसमें 2-3 बातें, 2 बातें इस लिहाज से समझिए कि सांसद हैं आप और सांसद से विधायक बने और इसके बाद आपको मंत्री पद मिल गया, तो ये आपका डिमोशन नहीं कहा जाएगा। सांसद के अगर आप मंत्री पद आ गए, आपके पास पावर आ गया, आपके पास काम करने का आपका दायरा बढ़ गया, प्रदेश अब आपके पास दायरा, अगर आपके पास मंत्री पद है तो। हाँ, 2 जो केंद्रीय मंत्री थे जिनमें नरेंद्र सिंह तोमर थे, वो स्पीकर बन गए, वो भी बड़े पद पर हैं। दूसरा प्रहलाद पटेल, उनके पास संस्कृति मंत्रालय था, राज्य मंत्री के तौर पर प्रभार था उनके पास। वो यहां पर उन्हें अगर कोई अच्छा उदाहरण के तौर पर उन्हें गृह मंत्रालय मिल जाए, तो समझिए कि उनका कद घटा नहीं है, उनके पास पावर बढ़ गया है। अब उनके पास प्रदेश स्तर पर काम करने का मौका है। हालांकि संस्कृति राज्य मंत्री के तौर पर भी उनके पास और बड़ा दायरा था, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रदेश में आपके पास बहुत कुछ काम करने के लिए होता है, दायरा आपका बढ़ जाता है, आपके पास ताकत भी बढ़ जाएगी। तो डिमोशन आप इसे मत कहिए। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं रोक रही हूं प्रशांत, आपको लौटूंगी आपके पास। फिलहाल ये तस्वीर सामने आई है, डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल के बीच की मुलाकात। ये माना जा रहा है कि सूची दे दी है मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को, जिसमें 28 कैबिनेट मंत्रियों के नाम शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों के नाम शामिल हो सकते हैं। लेकिन मुलाकात के दौरान क्या कुछ हुआ है, ये शायद धीरे धीरे कर स्पष्ट हो, लेकिन ये तस्वीर जरूर सामने आई है। बहुत अच्छे से मुलाकात करने पहुंचते हैं डॉक्टर मोहन यादव ठीक सुबह, और उस सुबह जब आज ही के दिन में शपथ ग्रहण समारोह होना है। औपचारिक तौर पर यह होता है, मुख्यमंत्री सबसे पहले मिलकर
अपनी कैबिनेट को लेकर जानकारी राज्यपाल तक पहुंचाते हैं। प्रशांत के पास एक बार फिर से चलेंगे। प्रशांत, ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं। कार्यक्रम में आज क्या कुछ होना है, इस पर जानकारी जरा दीजिए। आज कौन कौन पहुंचेगा, क्या कुछ होना है शपथ ग्रहण समारोह में? जी बिल्कुल बिल्कुल अवंतिका, केवल वो विधायक आपको यहाँ नजर नहीं आएंगे जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, बल्कि और भी दूसरे विधायक भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फोन गया है। 28 से कहीं ज्यादा विधायकों को फोन गया है कि आपको भोपाल में मौजूद रहना है। भोपाल में मौजूद रहना है यानी कि शपथ ग्रहण में आपको मौजूद रहना है, भले ही आपको मंत्री बनाया जाए या ना बनाया जाए। उन लोगों को पहले से ही सूचना दे दी गई थी रात में जो मंत्री बनने वाले हैं। हाँ, मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, संगठन के बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में आपको नजर आ सकते हैं, प्रदेश बीजेपी के, जिनकी मौजूदगी जरूर आपको यहां नजर आएगी। दूसरा, अगर इतना जरूर समझा जाए, चूंकि दिल्ली में भी ये सवाल किया गया था मोहन यादव से कि भाई कौन कौन नजर आएगा इस मंत्रिमंडल विस्तार में, तो उन्होंने कहा था कि जब उनका शपथ ग्रहण हुआ था, उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, तब प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता, केंद्रीय स्तर के नेता सब उस शपथ ग्रहण में मौजूद थे। बड़े स्तर पर वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। अब राजभवन में शपथ ग्रहण होगा जो विधायक हैं उनका मंत्री पद का, तो इसमें आपको हो सकता है कि बहुत केंद्रीय स्तर के दूर बाहर से नेता नजर न आए। हाँ, लेकिन प्रदेश संगठन से जुड़े बड़े नेता और यहाँ के सांसद आपको नजर आ सकते हैं इस शपथ ग्रहण में। इसके अलावा मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे ही, राज्यपाल की सानिध्य में ये शपथ ग्रहण होगा। तो आपको कुछ और जो स्थानीय विधायक हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए जो विधायक हैं, जो भोपाल पहुंच पाएंगे सुबह तक, यानी कि 3:30 बजे तक, दोपहर तक, वो आपको जरूर इस शपथ ग्रहण में नजर आ सकते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार में नजर आ सकते हैं अवंतिका। लेकिन इतना जरूर है कि जो जिक्र हो रहा था कि इससे पहले कि भाई क्या लोकसभा चुनाव के बाद भी कुछ तब्दीली हो सकती है और या उससे पहले कुछ तब्दीली हो सकती है, तो यही हो सकता है कि 28 अगर आज शपथ लेते हैं तो 3-4 पद आपके पास और बचेंगे एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि हाँ। अक्सर होता ये कि हर किसी को आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। नाराज कुछ ना कुछ लोग होंगे ही नाराज। अब उनमें ये देखा जाएगा कि जो नाराज है उनमें डैमेज कौन ज्यादा कर सकता है आपको लोकसभा चुनाव में, तो ऐसे लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। उस 28 के बाद भी 3-4 जो पद आपके पास स्पेस रहेगा, 4-5 स्पेस रहेगा, उनमें उन लोगों को एडजस्ट जरूर किया जाएगा। फिर बात अगर लोकसभा के बाद, एक सवाल ये भी प्रशांत, क्या आप शिवराज सिंह चौहान समारोह में पहुंच रहे हैं? क्योंकि उनकी मौजूदगी को लेकर भी बहुत ज्यादा हलचल होती है, भले मुख्यमंत्री ना हो लेकिन अभी भी प्रदेश भुला नहीं पाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने वाजिब सवाल किया है। और लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और कोई भी आयोजन, छोटा भी जो भी आयोजन हो, उसमें वो अभी तक नजर आए हैं। और उस नजरिए से अगर आप बात करें तो आपको इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी वो नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी ये पुख्ता हम नहीं कह सकते कि वो नजर आएंगे ही, अगर उनकी उपलब्धता भोपाल में होगी तो वो जरूर इस शपथ में या मंत्रिमंडल विस्तार जो होने जा रहा है उसमें आपको नजर जरूर आ सकते हैं। ऐसी आशा बिल्कुल लगाई जानी चाहिए, क्योंकि लगातार वो नेतृत्व से भी मिल रहे हैं, लगातार उनकी एक लाइन भी है कि भाई वो पार्टी के लिए जो भी करना है करेंगे, पार्टी जो भी जिम्मेदारी होगी देगी वो उसको आगे बढ़ाएंगे, उसे निभाएंगे। और लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी चाहती है कि सभी बड़े नेताओं का इस्तेमाल भी किया जाए और उस मौके पर ऐसा ना दिखे कि भाई बीजेपी के अंदर मनमुटाव है, ये कोशिश हर हाल में होगी। और उस नजरिए से अवंतिका, जिसका जिक्र आप कर रही थी कि क्या शिवराज सिंह नजर आएंगे या नहीं आएंगे, अगर यहां पर उनकी मौजूदगी रहेगी तो जरूर नजर आ सकते हैं। हाँ, अगर नजर नहीं आते हैं तो फिर स्वाभाविक है कि हमें भी कुछ बोलने का मौका मिलेगा, आपको भी कुछ इस पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। वो पहुंचेंगे तो भी बातचीत होगी, नहीं पहुंचेंगे तो और ज्यादा बातचीत होगी अवंतिका। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें होती हैं जो शायद हर किसी की नजरों में आती भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जब आप प्रदेश स्तर पर इतना बड़ा परिवर्तन देखते हैं तब इस बात की सुगबुगाहट जरूर होती है कि जिस मंत्री को हटाया गया, जिस नेता को हटाया, क्या वो वहां पर पहुंचेगा कि नहीं। छत्तीसगढ़ में भी खास तस्वीर हमने देखी थी जब विपक्ष के नेता भी पहुंचे थे। भूपेश बघेल की मौजूदगी, टी.एस. सिंहदेव की मौजूदगी थी शपथ ग्रहण समारोह में। मध्य प्रदेश में क्या ये सिलसिला होना है प्रशांत? जी बिल्कुल, शपथ ग्रहण हो चुका है, अब ये मंत्रिमंडल विस्तार है। मंत्रिमंडल विस्तार में संभवतः विपक्ष आपको नजर ना आए। और यहाँ तक कि कमलनाथ का भी जिक्र हुआ था, वो भी जो मंत्रिमंडल विस्तार जब हुआ था तब
ऐसे कोई चेहरे विपक्ष के आपको नजर नहीं आए थे उसमें। अब मंत्रिमंडल ये विस्तार है, इसमें तो बहुत मुश्किल है अवंतिका। कमलनाथ के लिए भी इतना मुश्किल जरूर हुई है, है, विपक्ष तो वो पद पर रहे भी नहीं है। खैर, देखने वाली बात क्या कुछ आज होता है समारोह में। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, फिलहाल ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से कैबिनेट में विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। सीधे खबरें आप तक पहुंचाएंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन हाजिर होते हैं।